ताजनगरी आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन और करड़ी सेना का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सपा सांसद रामजीलाल सुमन बयान पर बयान देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं करड़ी सेना इस बात को कहती है कि वो अपनी मांगों पर अड़िग है और इसके लिए वो सड़कों पर लगातार आंदोलन करती रहेगी। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने इस बात को कहा है कि 19 तारीख को जब अखिलेश यादव आएंगे तो दो हाथ होंगे, यानी आर पार की लड़ाई होगी। आखिर उनका मकसद क्या है इस सब बयानों से? इसके अलावा उन्होंने तमाम बयान और भी दिए और बयानों को लेकर आम जनता क्या कुछ कहती है, ये जानने के लिए इस समय मैं आगरा में मौजूद हूँ और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि करड़ी सेना वर्सेस जो रामजीलाल सुमन का विवाद चल रहा है वो घमासान कहाँ तक है पहुँचेगा और जनता क्या कुछ उसके बारे में सोचती है। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, करड़ी सेना अपनी जगह अड़िग है, वो अपने मांगों की बात करती हैं, इधर ये बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, कौन सही कौन गलत? नहीं, गलत और सही तो बात की बात है। ये बात लड़ाई है सनातन की, और सनातन के ऊपर एक ऐसा धर्म यही बचा है, कोई भी कहीं भी कैसी भी टिप्पणी इस पर कर सकता है, छूट है उसके लिए। और ये पहला मौका है जिस समय कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ उसने कहा है कि नहीं ऐसा आगे नहीं होगा और ऐसा होगा तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो ये समय ये बड़ा सोचने का मुद्दा है। और इस समय कहते एक कहावत है ना, मत चूके चौहान, वो वाली कहावत है, यदि इस बार चूक गए तो आप ज़िंदगी में समझ लेना कि फिर आपको ज़िंदगी भर उसी तरीके से गालियों की बौछारों के साथ रहना पड़ेगा। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है या अपने आपको चमकाने के लिए? हम ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक रोटियां अलग हैं लेकिन धर्म हमारा प्रमुख है। धर्म, इतिहास भी धर्म से जुड़ा हुआ है और जब धर्म के ऊपर जब कोई प्रहार करेगा तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो भी मंदिर में जाता है या कहीं भी किसी धर्म को मानता है तो उसकी आंखों में थोड़ी शर्म होनी चाहिए। और ये हकीकत है कि ये स्वीकार करना चाहिए, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अच्छा, आप किस तरह ले रहे हैं सब बयानों को? जिस तरीके से आप सुनने होंगे करड़ी सेना और जो चल रहा है, इसमें ये देखा गया है कि जो भी आदमी बात कर रहा है वो अपने धर्म के लिए बात कर रहा है, समझे? तो बात ये आती है कि हम जो है सनातनी हैं तो हम अपने धर्म को पहले प्रिपेयर करेंगे, इसको संभाल के हमें रखना है, इसके अगेंस्ट हमें बिल्कुल जाना नहीं है। और हम तो यही अनुरोध करेंगे सभी सनातनियों से कि अपने धर्म में विशेष इसको जो है ध्यान रखें कि इसको गंवाना नहीं है हमें, समझिए, बस ये मेरा तो है। नहीं, ये बताइए कि एक बयान कल फिर से दोबारा से उन्होंने दिया, रामजीलाल सुमन, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो उनका कहना है कि हम कहते हैं कि मंदिर के नीचे भी बौद्ध मठ है। तो इस सब को लेकर क्या अब तो ये ज़्यादातर राजनीति बहुत छोटी होने लग गई है। पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, अब तो हिंदू को हिंदू से ही अलग करने की एक नई राजनीति चालू हो गई है। नहीं तो ये क्या कि मैं जो ये पहले इनका सांसद जी का बहुत अच्छा मानेंगे, कभी भी विपक्ष में और पक्ष में कोई भी ऐसी बात नहीं करते थे। अब पता नहीं क्या किसका सहयोग मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो ऐसे शब्द बोले हैं जो सब मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इनकी बातों को। और हिंदू को हिंदू से ही मतलब आपस में अलग करने के लिए राजनीति चल रही है। मतलब आपका कहना है कि सांसद जी का बयानबाजी जो है वो गलत लग रहा है? बिल्कुल गलत लग रहा है। करड़ी सेना जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, देखो, करड़ी सेना की हम तारीफ करेंगे, इतने सारे लोग, लाखों में लोग, और हम भी गए थे वहाँ, और एक भी कहीं पे भी कोई भी चीज़ में ना तो शासन की तरफ से उसने मतलब कोई गलत किया, ना कोई हानि का पहुँचाई, ना किसी को कोई गाड़ी तोड़ी, ना कोई प्रॉब्लम करी, ना कोई क्षति पहुँचाई। रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की ना? नहीं, उनने अब सुना तो ये कि भाई पहले से स्टार्ट होने नहीं किया था लोगों ने। अब ये नहीं तो वहाँ इतने लोग थे, वहाँ पे बताओ आप 3 लाख से आपका कहना है सभा को बयान जी मेरा तो सर ये कहना है कि ये ऐसे संवैधानिक पद पर रखे उनको ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी भी समाज को ठेस पहुँचे। ये उनको इस मामले को माफ़ी मांग कर ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो जो समाज में रोष है वो आगे और भी कुछ रूप ले सकता है। वो तो रुक नहीं रहे ना, वो तो थम ही नहीं रहे हैं, तो वो बयानबाजी करते जा रहे हैं। उन्होंने कर रहे हैं, उन्होंने कल भी बयान दिया है, वो निंदनीय है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए इतने बड़े पद पर रहते हुए ना, और है ना वो समाज के ना सभी समाज के वो वर्ग को है ना वो करते हैं रिप्रेजेंट, तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। का ये कहना है कि उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब देखी है, लेकिन एक करणी सेना, मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए,
सुमन जी कुछ भी कहते हैं, ये तो उनका पहले का प्री प्लानिंग है, वोट बैंक की उनकी पूरी साजिश बनाई हुई है। हमारे जो परम पूज्य योद्धा हैं, उन्होंने जब युद्ध लड़े 100, तो ये तो किसी से नहीं पूछा था कि आप किस जाति को और कहाँ से आते हो। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए युद्ध लड़े। तो इनको जब ये इनके बुजुर्ग जब कहाँ थे, इन्होंने ये तो कभी नहीं पूछा होगा। हमारे इनके भी तो बुजुर्ग होंगे उस समय। अब इनसे ये पूछा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कहने वाले ये लोग बचे नहीं अपने देश में। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि कभी गलत के आगे झुकना मत बेटा। अब इन्होंने ये गलती की है तो हम तो नहीं झुक सकते। अब इन्होंने ये गलती की है, इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, गलत कमेंटबाजी करी, तो इनको तो अब झेलना तो पड़ेगा, ये पछताना पड़ेगा इनको। ये बताइए, बाबर के डीएनए तक की बात आ गई। वो कहते हैं कि बाबर का डीएनए तो इनके अंदर खुद है। ये किसके डीएनए है? बाबर का डीएनए ही। अगर आपको महिमा मंडन करना है किसी का, मान लीजिए औरंगजेब का, किसी का भी, तो इनको किसी जो देश के जो महान आया कहते राष्ट्र के गौरव है, उनके बारे में आप नेगेटिविटी फैलाएंगे। और वो भी इससे जो पूरे जिसके शरीर के अंदर 80 घाव और एक हाथ पे टूट गया हो और एक आंख फूट गई है, वो भी उसके युद्ध में, उसके बाद भी अगर इस तरीके की आप मानसिकता दर्शाते हैं तो ये मेरे हिसाब से बहुत नीच मानसिकता है। और इनको सोच समझ कर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर माफ़ी मांग लेंगे इन्हीं में इनकी भलाई है, नहीं तो आगे इनके जो है बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। आपको कहना है करणी सेना का विरोध ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अभी इनके यहाँ मान लीजिए अगर कुछ इनके यहाँ 4 लोग या 200 लोग 100 लोग गए तो इनको कितनी दिक्कत हुई। तो वही चीज़ है ना, अगर आप किसी के पुरखों पर अगर कोई भी बात कहेंगे या किसी के समाज के बारे में कहेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो बुरा लगने लगना है। जी, आप किस तरह ले रहे हैं, बताइए साहब कि सांसद जी के बयानों को। देखिए, सांसद जी का बयान मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बयान है, और जो वो कह रहे हैं आपने समझा नहीं किसी लोगों ने। और ये मामला तो संसद में ही ख़त्म हो गया। कायदे की बात देखना, जब संसद में ये मामला उठा और ये वहाँ के अध्यक्ष द्वारा इसको स्पंज करा दिया गया, ये मामला वहीं के वहीं दब गया। ये तो राजनीति के तहत इसको एक उछाला जा रहा है, एक दलित नेता द्वारा जो कहा गया उसको उछाला जा रहा है। अब आप देखिए, उस दिन मुख्यमंत्री आगरा के अंदर थे, उनकी ना 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री थे, और उनके सामने ही ये हरकतें हुई और किसी एक सांसद के घर पर तोड़ा फोड़ी हुई, और इतनी बुरी तरह हुई कि उनके बच्चे, छोटे छोटे नाती थे, पोते थे, वो सब सहमे हुए हैं। आप घर जाकर देखिए क्या स्थिति करी है उन्होंने। आप मतभेद हो सकता है, लेकिन ये राजनीति के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक फैमिली को टारगेट किया जाए, घर को टारगेट किया जाए। ये भावना दुर्भावना के तहत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी को विरोध करना है तो विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये नहीं है कि आप कानून व्यवस्था क्या रहा, कोई कानून व्यवस्था नहीं। लेकिन सर ये चलो एक बयान दे दिया, चीजें हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से बयान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो लोग कहते हैं मस्जिद के नीचे मंदिर है, हम कहते हैं मंदिर के नीचे मठ है। उन्होंने कहा आर पार की लड़ाई होगी, 2-2 हाथ हो जाएंगे। नहीं, सुनिए, आप उन्होंने क्या कहा है? 2-2 हाथ हो जाए। नहीं, उनका 2-2 हाथ होने का क्या मतलब है? आप तब तरह से निकाल सकते हैं 2-2 हाथ हो जाए। आप बार बार एक जाति विशेष को, एक धर्म को टारगेट कर रहे हो, तो बार बार आप क्या कर रहे हो? बार बार आप कहते हो 100 साल पुराना, 500 साल पुराना जब इतिहास निकाल रहे हो, या तो एक काम कर दो आप। अब मैं आपके माध्यम से कहना नहीं चाहता, जितने भी नेता हैं ये सब देखिए, बड़े बड़े नेता सब मजे कर रहे हैं, और ये अपनी टीआरपी के तहत, चाहे मीडिया हो चाहे आपका मीडिया हो, सब अपने को टीआरपी चाहिए, हाईलाइट चाहिए। अब आपका जैसे मीडिया है वो है, और दूसरे मीडिया को हाईलाइट चाहिए। इसी तरह से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, नेताओं के भी आ रहे हैं, उनको सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, स्टेटमेंट को पहले पूरा पढ़ लें, पूरा समझ लें, मीडिया भी समझ ले, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाले। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सारी पढ़ाई जो है वो रामजल सुमन ने की है, सारा इतिहास उन्होंने पढ़ा? देखिए, इनका प्री प्लान एक एजेंडा है कि जातियों में लड़वाओ। इन्होंने शुरू से लेकर आज तक केवल जाति जाति जाति। अब ये पहले MY फॉर्मूला पे काम करते थे, अब ये PDA पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पे काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो इनके लिए कुछ नहीं है, ये केवल एक एजेंडा है दलित वर्सेस अपर कास्ट को लड़ाने का। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए, विनय न माने जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सखो तब भय बिन होए न प्रीत। जो उनकी बार बार ये बयानबाजी है एक क्षत्रिय समाज को टारगेट करते हुए, मुझे लगता है उनके लिए, उनको इस तरीके का, ये माननीय सांसद है, राज्यसभा सांसद है, इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। और अगर उनके मन में कोई भी इस तरीके की 2-2 हाथ 3-3 हाथ करने वाली बात है, तो इसमें क्षत्रिय राजपूत समाज को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है इस तरीके के तत्वों से, मतलब इन पर नकेल कसना। तैयार है क्षत्रिय समाज, तो देखिए तैयार है, देखिए सब तैयार हैं। कानून व्यवस्था, या तो देश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था नहीं। जो ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, थाने में जाकर कहेंगे हम तैयार हैं।
जंगल राज नहीं है भाई, यहाँ कानून की व्यवस्था है। कोई बात है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए ना। हम तो सब कह रहे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ आपको पसंद है, बहुत सारी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल भाई, ये कोई किसी के दिल को, किसी पार्टी को, किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है। धर्म को किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, किसी के बारे में गलत कहना नहीं है। लेकिन आपकी अपनी अपनी समझ की बात है। क्या मानते हैं आप? ये संविधान कानून उन लोगों के लिए जो उसको मानते हैं, जो लोग सिस्टम से बाहर निकल के काम करते हैं, उनके लिए उस तरीके का उपचार करना जरूरी है। कानून व्यवस्था है नहीं आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन पहले ऐसे कभी नहीं, तो आप नहीं, एक मिनट, आप रामवृक्ष यादव का वो बाद वाला कांड कैसे भूल जाते हैं? तमाम ऐसे सहारनपुर से दंगे आरंभ होता है, मुजफ्फरनगर से बरेली तक 6-6 महीने तक उत्तर प्रदेश में दंगे चलते हैं। हर दंगे में हिंदू जेल गया, हिंदू प्रताड़ित, उस पर कोई नहीं बोलता है। मतलब अब रामजीलाल सुमन जी ने बोल दिया तो वो दो हाथ का बयान कुछ और हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ये राजनीति जो धर्म की हो रही है, ये समाज को बांटने की राजनीति है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ और मैं यही कहूँगा, यदि कोई आपको विरोध है तो विरोध प्रदर्शन है, तो सब चीज़ प्रक्रिया है उसकी, उसके अंतर्गत आना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये सब आप क्या मानते हैं कि जनता पिस रही है, सब नुकसान परेशान जनता हो रही है सड़कों पर? देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते ही करते हैं, और जो बयान दिया गया है वो वास्तव में बहुत एक निंदनीय उनका बयान है। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देना चाहूँगा करणी सेना का, इन राजपूतों का, जो इस तरह के मुद्दों को आगे निकाल करके लेकर के आते हैं। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, प्रशासन है, जो स्वतः ही संज्ञान में ले लेते हैं बहुत सारे विषयों को, लेकिन इस तरह के मुद्दे पे जो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होते हैं, उन पे क्यों पता नहीं उनको चुप्पी साध लेते हैं। जहाँ पे कि वो अगर चाहें तो स्टैंड लेकर के, भाई ये एक इतिहास का विषय है, इसमें सभी सच और झूठ सबको पता है, तो जो तथ्यात्मक बातें हैं उन पे हम बात क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई आदमी गलत बोल रहा है और किसी आक्रांता को अगर वो सही मानता है। सुमन जी से आज मैंने सवाल किया था सुबह, और मैंने कहा था कि आप बता रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध मठ, तो मैंने आप किस बेस पर बोल रहे हैं? तो उनका कहना है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो पढ़ लिख कर बोलता हूँ। नहीं, पढ़ लिख करके बोलता है, इसका फैसला तो फिर कोर्ट में हो जाएगा ना। कोर्ट को स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा कोर्ट स्वतः ही संज्ञान ले लेती है, इस केस में क्यों नहीं ले रही है? क्या वो राजनीति से दबी हुई है? क्यों इस पे अपने आप आपको लगता है कि कोर्ट को दखल देना चाहिए? कोर्ट को बिल्कुल दखल देना चाहिए। भाई करणी सेना को आगे निकल करके आना पड़ रहा है, इतिहास में जो चीज़ लिखी हुई है आप उसको जुटला करके आप अपनी बात को बता रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तो आप ही केवल पढ़े लिखे हैं। आप जी बताइए, आप बताइए। मेरा मानना ये है कि जो भी करणी सेना ने प्रदर्शन किया वो बहुत ही सही था, और उसमें जो भी कमियां रह गईं, और जो अभी कह रहे थे सर कि ये ऐसा होना चाहिए, करणी सेना ने ऐसा किया, कोर्ट है, सारे कुछ संवैधानिक हैं, तो मेरे योगी जी का मानना है कि जो जैसा करेगा उसको उसी भाषा में जवाब जब तक हम नहीं देंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा उसको। ठीक है, रही बात उसकी, जो आप सुमन के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुमन जी हैं, एक्चुअली वो दलित कार्ड खेलने का वो पूरा उन्होंने प्रयास किया है। माननीय अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति से वो कामयाब नहीं होंगे किसी भी कारण। और आप जिसकी सुमन जी की बात करते हैं, ये एक सादाबाद के गाँव से बिलोंग करते हैं, इनका आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इनका बैकग्राउंड देखिए, ये दलित खुद नहीं है। ये जो दलित अपने आप को बता रहे हैं, ये खुद दलित नहीं है। ये किसकी क्या पैदाइश है, क्या हालत है इनकी, वो आगे इतिहास में पढ़ लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। इनके पड़ोसी जो हैं इनसे खुद पता रहते हैं। ये देखिए इतिहास में बात आ गई, पूरे बैकग्राउंड में बात। देखिए बैकग्राउंड देखिए, सबका अपना अपना विचार है, कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं कोई उसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं चलो आपके पास रिटर्न में है, कोई बात नहीं, आप कोर्ट में बेस करो रिटर्न में। तो मैं ये छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जितनी ये करणी सेना की बात हो रही है और जितने ये नेताओं की बात हो रही है, राम जी लाल इतिहास की बात कर रहे हैं, तो राम जी लाल जी का इतिहास आप समझ लें। 4 बार के सांसद हैं, सबसे कम उम्र के सांसद, 22 साल की उम्र में वो सांसद पहुंच गए थे। छात्र राजनीति से गए थे। यदि उनके बारे में हिस्ट्री सुनोगे ना, दंग रह जाएंगे। करने सुने करने एक मिनट नहीं ये बात मैं कहता हूँ, इन्होंने ये कहा कि वो अच्छे नेता हैं, लेकिन अब इस समय किसके वो तो मैं बात कर, देखिए किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। जो सत्यता बता रहा हूँ, जो आप करणी सेना के नेताओं की बात कर रहे हो, उन सबकी बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। 55 साल का उस आदमी को एक्सपीरियंस है, 4 बार का सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। आगरा के और आसपास के बड़े बड़े जो नेता हैं वो कद्दावर नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। उनका मुकाबला चाहे हमारे कितने भी सांसद हो जाए, आगरे के सांसद हो जाए, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि आज भी सरकार नहीं थी, यदि उनके पास देखो आज भी हर सर्व धर्म का आदमी उनके दरवाजे जाता है और कोई काम हो या नहीं वो प्रयास पूरा करते हैं। इसीलिए वो रामजी लाल सुमन है।
नेताजी ऐसे नहीं कहा जा रहे, हमारे नेताजी अच्छा सारी चीज छोड़ दीजिए, हाँ। ये जो बयान दिया आपकी नजरों में सही है? हैं? देखिए सबके अपने अपने वो अपने हिसाब से उन्होंने कोई पार्टी का तो बयान नहीं है, ये उनका अपना अपना बयान है। उसमें इंटरफेयर भी नहीं 55 साल का एक्सपीरियंस जिस आदमी को है, पूरी संपूर्ण पाठशाला कहलाता है। आप 10 मिनट आप बैठना, 1 घंटे बैठना तो पता चल जाएगा कि हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप की। आप हिस्ट्री के बारे में उनसे जानना हो तो वो बताएंगे आपको कि क्या हिस्ट्री थी, क्या चीज़ थी। हवाई नहीं मैं बात कर, मैं हवाई नहीं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, और जनता से बात कर लेते हैं। आप बताइए आम जनता क्या सोचती है? मुझे तो करनी सेना बहुत बढ़िया काम कर रही है, मुझे उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन रामजी लाल सुमन को अपना बयान वापस लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक बात बताइए, ये जो आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि दलित दलित दलित, अभी जैसे भैया ने बोला, ठीक है, अभी भैया ने बोला कि वो 4 बार मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी देश के उच्च सदन में बैठे हुए हैं, ठीक है, वर्तमान में देश के सबसे उच्च सदन में बैठे हुए हैं। तो भैया दलित वो कैसे हो गए? अब जब अगर उच्च सदन में बैठा हुआ व्यक्ति दलित है तो यहाँ पे जो रिक्शा चला रहा है वो क्या है? आप ये बार जनता का अपने अपना सोच है, अपने अपने मानना है, लेकिन तमाम जो यहाँ की जनता है आगरा की, वो इस बात को कहती है कि रामजी सुमन का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय बयान है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर दे भी दिया किसी वजह से तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अभी ये घमासान थमने का नाम नहीं लग रहा है, क्योंकि रामजी सुमन लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार उनका कोई ना कोई नया बयान जो है वो चर्चा का विषय बन रहा है। राणा सांगा के बयान पर रामजी लाल सुमन चारों तरफा गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो बयान है उस पर वो अभी कायम है। वो लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड कानून पर चर्चा करनी है तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी होगी, मंदिर पर चर्चा करनी होगी, मस्जिद पर चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा मंदिर के नीचे बहुत सारे बौद्ध मठ हैं। रामजी लाल सुमन कठपुतली हैं, असली चेहरा उनका अखिलेश यादव हैं, जो उनको पीछे से अखिलेश यादव बोल रहे हैं और वही रामजी लाल सुमन बयान दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन के लगातार कंट्रोवर्शियल जो बयान आ रहे हैं वो देश की जनता भी समझ रही है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। उन्होंने पहले इस देश में संत सुधारक और शहीद का एक सम्मान होता है, उसकी कोई जात या धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने जानबूझकर राणा सांगा का अपमान करने की कोशिश की। उसके बाद वो लगातार ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं। दलितों को आड़ में लेकर, दलितों की आड़ में छिपकर समाजवादी पार्टी अपनी काली करतूतों को और जो इनका बौना पड़ चुका, जो इनकी नीतियां हैं जो बौनी पड़ चुकी हैं, उन पर वापस सीढ़ी बनाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल रहा है, उस शासनकाल में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार या दलित जो हमारे भाई बहन हैं उनको जो प्रोन्नति मिलनी थी वो उनसे प्रोन्नति छीनी गई, उनके अधिकारों का हमेशा हनन किया जाता रहा। और वर्तमान देश में हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करना एक बहुत अच्छा सा फैशन हो गया है। उस फैशन को फॉलो कर रहे हैं रामजी लाल सुमन और उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं अखिलेश यादव। रामजी लाल सुमन कहते हैं कि अगर तुम कहोगे कि मंदिरों में जो है मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर है तो हम भी सवाल खड़े करेंगे कि मंदिरों के नीचे क्या है। देखिए, इस मामले में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो सुमन सांसद जी हैं ये इतिहास बता रहे हैं तो इनको बौद्ध का भी इतिहास देखना चाहिए कि भगवान बुद्ध पहले क्या थे। भगवान बुद्ध स्वयं एक हिंदू राजघराने परिवार में पैदा हुए थे, तो मैं ये कैसे मानूं कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अशोक के पहले तक जो जितने भी बौद्ध मठ बने हैं सबके नीचे मंदिर होगा। मैं ये थ्योरी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध क्या थे? बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध कोई शेख या वो नहीं थे। तो सबसे पहली बात कि बौद्ध का आड़ लेके उनको दिखाया जाता है, दलितों का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है भारत में, पर इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे इतिहास के जितने भी महान योद्धा हुए हैं वो किसी धर्म या जाति से उनको बांधा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि राणा सांगा के बारे में, वो तो भारत में रहते हुए बयान दे रहे हैं। मैंने कई पाकिस्तानी परिवारों को सुना है कि वो अपने बच्चों को सांगा की उपाधि देते हैं। ये सत्य है, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है कि बड़े सांगा बन रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो युद्ध लड़ा, उतने जख्म खाए, तो एज अ शूरवीर उनको बताया जाता है। तो अगर उनका रिसर्च इतना अच्छा तो थोड़ा और उनको बढ़ाना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठीक है, रामजी लाल सुमन यही नहीं थकते। वो कहते हैं कि अगर तुम डीएनए पर सवाल खड़ो करोगे, बताओगे डीएनए अकबर का और बाबर का है, तो मैं भी डीएनए पर बात कर सकता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मुग़ल यहाँ आए थे
तो अपने साथ कोई स्त्री लेके नहीं आए थे। तो जो कुछ नाजायज़ औलादें हुई हैं मुग़लों की, वो ऐसे ही लोग होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, ये पहले हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि थूक कर चाटना साहित्य में सबसे नीच के काम है, लेकिन राजनीति में इसे उत्कृष्ट काम कहा गया। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। कभी आप लाड़ा सांगा की बुराई करते हैं, कभी आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बुराई करते हैं, कभी आप महारानी लक्ष्मीबाई की बुराई करते हैं। आप तो ठीक तरह से गांधी जी के भी नहीं होते हैं। गांधी जी ने तो दलितों को कभी दलित कहा ही नहीं, उन्होंने कहा हरिजन कहा उन्होंने। इसका मतलब था हरि के जो प्रियजन हैं। आप उन्हें दलित कह रहे हैं, आप उसमें पिछड़ा जोड़ रहे हैं, आप उन्हें दबे कुचले कह रहे हैं। ये आप लोग खुद ही उनको पीछे बिछाड़ रहे हैं ना। जब आप या तो महात्मा गांधी को फॉलो करिए। सवाल ये भी है कि राणा सांगा अकेले युद्ध तो नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ तो सभी समाज के लोग थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, सभी वर्ग के लोग थे। बिल्कुल उनका सभी वर्ग के लोग थे, लेकिन अगर आप राणा सांगा की बुराई कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप जो उनके साथ दलित साथ थे उनकी भी बुराई कर रहे हैं ना। ये सनातन संस्कृति में ये जो 4 वर्ण दिए गए, ये कोई अलग नहीं थे, ये तो हिंदू ही हैं सब। आप कहो कि हाँ सिर्फ क्षत्रिय हिंदू हैं या सिर्फ ब्राह्मण हिंदू हैं, तो ये नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हिंदू ही हैं। आपने राणा सांगा पे टिप्पणी की आपने, तो उनके कई सिपे सालार थे जो उस तमाम वर्गों से थे, तो आप उनकी भी बुराई कर रहे हैं। तो राजनीति अच्छी चीज़ है, राजनीति सोच समझ के करनी चाहिए। आज इन्होंने ये कहा है, कल जगह जगह माफ़ी मांगेंगे, तो ये अच्छा नहीं होता। यही तो बात है, रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे डीएनए के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे डीएनए पर सवाल खड़ा करेंगे। हर व्यक्ति का अपना अपना एक विचार होता है और भारतीय अनुच्छेद 19 के खंड का में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। यदि विचार किसी खास समाज के किसी तबके को क्षति पहुंचा रहे हैं तो शायद ये विचार शर्म के काबिल हों, मगर फिर भी अगर उस विचार के पीछे तथ्य हैं और किताबें छिपी हुई हैं तो हो सकता है वो विचार विमर्श के लिए हमें दावत दे रहा हो। मगर फिर भी हर व्यक्ति का एक विचार होता है, उस पर गौर करना उसका एक कर्तव्य होता है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि अगर कहें तो राणा सांगा जी का एक इतिहास में ख़ास तौर से महत्व रहा है। मैं भी छात्र रहा हूं इतिहास का, मुझे भी पढ़ाया गया है। जितनी चर्चा का विषय इस वक्त राणा सांगा जी बने हुए हैं, यदि इससे पहले बनते तो शायद जो लोग आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं, शायद ये इतिहास में पढ़ते तो शायद ये नौकरी की जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, राणा सांगा जी का इतिहास पढ़ने की वजह से ये आसान भी हो सकती थी। यही तो सवाल है कि राणा सांगा को कभी पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनको इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जो आम लोगों को समझ में आता कि उनका महत्व क्या है। इसी पर चर्चा शुरू हुई है। नहीं, ये शब्द आपने गलत इस्तेमाल किया कि पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। अब मैं यहाँ 24 घंटा यूनिवर्सिटी में 1 नंबर से 4 नंबर गेट तक दौड़ूं और भागूं और फिर कहूँ कि मुझे क्लास में पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, ये तर्कहीन बात है। मौका दिया गया, आपने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, ये कहिए। आज भी इतिहास की किताब बताइए, किस इतिहास की किताब को पढ़ने पर पाबंदी लगी हुई है? क्या मोहम्मद गोरी, बाबर, अकबर और जितनी इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, जितना इतिहास के महापुरुषों का जिसमें तज़किरा है, किसी बताइए, किसी टोपी टीका लगाने वाले पे क्या कोई पाबंदी है क्योंकि ये इस इतिहास की किताब को नहीं पढ़ सकते? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।